हेलो दोस्तों, अगला नमस्कार। क्वेश्चन है। अब हम पेरिया पूरनम 24 तारीख के एक जो तमिल पढ़ रहे कृति है, दो हजार यह चौबीस को जो किसके पढ़ रहे बारे हैं, में 2024 जानकारी का है? पेपर, तो उससे अब आगे पेरियापुरम एक बढ़ते हैं किताब थी उसी जो क्वेश्चन में सीटेट वाले में। तमिलनाडु, जो तमिल सभ्यता है, तमिल जो संस्कृति थी, उसमें लिखी गई थी। वह साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में लिखी गई थी। इसमें सारा चीज बात था। इसमें वहाँ के संतों के लगभग 63 संत हैं। 63 संतों के बारे में उनकी जानकारी दी गई है। और इसी में इसी के जिसमें जो संत थे, वो किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। तो इन शिव के भक्तों के बारे में इनको जानकारी दी गई है। तो राजा रानी के बारे में नहीं होगा, विद्वानों और कवियों के बारे में नहीं, सिपाही और सैन्य जनरल के, तो कौन सा? साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 सही होगा। आगे क्या चीज, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? संसाधन क्या चीज बनाती है? तो कोई भी चीज संसाधन कब बनता है? संसाधन कहने का मतलब, संसाधन का मतलब क्या है? संसाधन उसको कहते हैं जिसको जब मनुष्य उपयोग करके अपने उपयोग में कोई चीज लाने लगता है, तब वो संसाधन बनता है। जैसे मान के चलिए, आज के कुछ साल पहले पेट्रोलियम जमीन के अंदर था, या कोयला जमीन के अंदर था, लेकिन उसको कोई नहीं जानता था कि ये इसको कैसे उपयोग करेंगे, क्या करेंगे। तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। जब आदमी अपना दिमाग कौशल लगा के, दिमाग लगा के, तरह तरह की चीजें लगा, बुद्धि लगा के उसको अपना उपयोग में लेने लगता है और उसका काम कर लेता है, तब कोई भी चीज जो पृथ्वी पर इतना चीज, बहुत सारे जो चीजें पड़ी हुई है, उससे संसाधन बन जाती है। तो इसमें क्या होगा? शुद्धिकरण नहीं, निष्कर्षण, शुद्ध भी कर लें तब और वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो संसाधन नहीं बनेगा। तो खोज भी कर लें, अगर वो उपयोग उससे मतलब नहीं है, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने उपयोग में ला नहीं पा रहे हैं, तो वो भी संसाधन नहीं बन पाई। तो कुछ क्या होगा इसमें? उपयोगिता। यानी कि जब कोई भी चीज उपयोगिता, उपयोग करने लगेंगे हम अपने जीवन के लिए, तब वो क्या बन जाएगी? संसाधन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ है? प्रेयरी अमेरिका में है। अमेरिका में है, और यहाँ बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती होती है। तो इसलिए प्रेयरी कहाँ है? अमेरिका। इसलिए विश्व को धान्यागार, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ गेहूं की खेती होती है, इसलिए इसको विश्व का धान्यागार कहा गया है। इस इसमें क्या क्वेश्चन क्या करे? पेरियरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। मतलब यहाँ गेहूं का उत्पादन क्यों ज्यादा अधिक होता है, क्या कारण है? तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, नया ट्रैक्टर, फलना ट्रैक्टर है, मशीनरी है, पेस्टिसाइड है, उर्वरक है, खाद है, चीज का उपयोग करते नहीं करते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में क्या है? अब नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसा देश है और वहाँ प्रौद्योगिकी का, जो कि विकसित देश है, इस्तेमाल नहीं करते थे। ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ के लोग परिश्रमी, हाँ परिश्रमी है, परिश्रमी है, मेहनत करते हैं, तभी तो बड़े बड़े खेतों में उत्पादन होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, नहीं वर्षा की कमी नहीं, वर्षा होती है। तो ऑप्शन को नहीं, वर्षा की कमी, वर्षा की कमी है। तो ये दो चीजें तो हो गई। वर्षा की कमी, प्रेरी प्रदेश में थोड़ी सी वर्षा, चूंकि गेहूं के लिए उतना वर्षा की जरूरत नहीं होती है। ये भी ऑप्शन नहीं है। तो बी और ऑप्शन बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? माने हमारा पृथ्वी वास्तव रूप से कैसा दिखता है? मानचित्र, मानचित्र तो मानचित्र कहने का मतलब क्या होता है? जैसे एक प्लेन पेपर पर भी मानचित्र था, ऐसा नहीं है। उपग्रह से जो मानचित्र, ऐसा नहीं है। रग्बी की गेंद की जैसा नहीं। क्या हमारे पृथ्वी का एकदम एग्जैक्ट फिगर कौन बताता है? ग्लोब। ग्लोब जैसा वैसा ही गोल और घूमता है। सिर्फ अक्ष वाली कॉन्सेप्ट जो होती है, जो ग्लोब में दोनों साइड लगा रहता है, वो चीज नहीं रहती, क्योंकि वो तो काल्पनिक है, अच्छा माना गया है, जो वो चीज काल्पनिक है। तो कौन से ऑप्शन सही हो गए? 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन वाला। जनजातीय जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। जनजातियां मतलब कौन? जो बहुत सारे जनजातियां, जैसे गोंड हो गए, मुंडा जनजाति हो गया, संथाली जनजाति, जो
कहते हैं, जिसको कहते हैं कि भारत की मूल निवासी हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं भी आम लोग जो भारत के हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। तो उनकी भाषा भी अलग है, संगीत भी अलग है, तो समृद्ध होने का मतलब बहुत ज़्यादा ही समृद्ध। जैसे आप छत्तीसगढ़ के जनजातियाँ जो हैं उनकी देखेंगे, उनके संगीत अलग है, उनके पहनावा वेशभूषा सभी अलग है, तो बहुत समृद्ध होती है। जो और ये जनजातियां रहती कहाँ है, जमीन जंगलों में। तो जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे के संपत्ति है। जब जो भी उनके जनजातियों के समूह में जमीन, जंगल, घास ये सब है, ये अपनी संपत्ति मानते हैं। कुनबे के, कुनबे में ना एक कुनबा, एक समाज हुआ, एक परिवार जो हुआ, बड़ा बहुत बड़ा उनका परिवार होता है, वो कुनबे के संपत्ति मानते हैं, जिनका उपयोग वे सभी मिलजुल कर करते हैं। लेकिन ये भी सही है, ये बात भी सही है कि उन लोग ये चीज़ मिलजुल कर करते हैं और उनकी संस्कृति भी समृद्ध होती है। लेकिन ये उनकी परंपराएं और भाषा संगीत क्यों समृद्ध है, वो इससे संबंधित नहीं है कि इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या करता तो इसके बारे में बताता कि इस कारण से उनका संगीत समृद्ध है, भाषा इस कारण से समृद्ध है, संस्कृति में परंपराएं इस कारण विशिष्ट होती है। लेकिन उसके बारे में नहीं है, ये जमीन, जंगल और घास के बारे में बता रहा है कि कुनबे की संपत्ति है। तो ए और दोनों सही है, परंतु व्याख्या उसकी नहीं करता है। आगे वाला क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, इसमें समझ गए आप बात को। अगला क्वेश्चन है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि द्वारा फैलते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा बीमारी जो छुआछूत, जिसको कहते हैं कि छुआछूत से मतलब एक दूसरे में संपर्क में आ गए हैं, हवा से, जल से, भोजन से फैलता है, तो उस तक को बीमारी को क्या कहते हैं? तो उस बीमारी को संचरणीय बीमारी भी कहते हैं। संचरणीय बीमारी जिसको कहते हैं कि एक दूसरे से जो फैलने वाली बीमारी हो, ठीक है। जैसे अब इस तरह की बीमारी, जैसे अभी कुछ समय पहले 2020 में कोरोना आया था। कोरोना तक इस तरह की संपर्क में एक दूसरे व्यक्ति के आने से संपर्क में, यहाँ तक कि अगर कोई खांस दिया, छींक दिया, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकले उससे भी हो जाता था। तो इस तरह की बीमारियों को संचरणीय बीमारी कहते हैं, जो तेजी से फैलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। दादा भाई नौरोजी, जानते ही हैं दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के नेता रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे हैं। कभी भी, जिसे लौह पुरुष के, लौह पुरुष नहीं, उनको ना लौह पुरुष तो हम उनको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं। ये बात गलत है। ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार 1886 में बने, 1800 नहीं लिख पा रहे हैं हम, 1886 में बने, और छोड़ देते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, 1886 में बने, और दूसरी बार 1893 में बने। वे व्यवसायी और प्रचारक थे, ये बात भी सही है। वो व्यवसायी थे, यानी कि व्यापारी थे, और प्रचारक थे, अपने जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था उसके प्रचार करते थे। जो चूंकि बहुत बहुत पहले से हमारे देश के लोग विदेशों में रहते हैं, वहाँ व्यापार के लिए। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। तो दोनों बात सही है कि व्यवसायी थे, व्यापारी थे, और लंदन में रहते थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी, और कांग्रेस के बाद में सदस्य बने थे। और कांग्रेस सदस्य ही नहीं, 2 बार इनके अध्यक्षता भी की थी। 1800 कब की थी? 1896 में, और एक 1883 में। 1983 में तो भारत आज़ाद हो गई थी। 1893 में, सॉरी, 1893 में 2 बार इन्होंने, यानी कि 1885 में स्थापना हुई थी, 86 में, 1893 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका व्याख्या कौन क्या होगा कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर कथन और तर्क वाला है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर मतलब बच्चों के जो शुरुआती स्तर होता है उसमें सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक सोशल साइंस का शिक्षण महत्वपूर्ण है, उसको शिक्षा देना चाहिए। अब उसमें क्या तर्क है, क्या कारण है? यह बच्चों को सामाजिक मामले के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ये बात सही है कि अगर शुरुआती दौर में ही, बच्चे के प्रारंभिक स्तर में ही
उसको समाज के मामले के बारे में सिखाया जाए तो वो संवेदनशील मतलब उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और तरह-तरह के उनमें विविध समाज में जो हर तरह की विविधता है, उस चीज़ को भी जानेंगे। नहीं तो बच्चे एक समाज से दूसरे समाज में एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होगा, बाहर जाएँगे, चूँकि उनको बाहर की दुनिया पूरी देखनी है, तो वो अलग तरह के जब समाज मिलेगा अलग तरह तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, उस माहौल में घुल-मिल नहीं पाएँगे। इसलिए शुरुआत स्तर बच्चे का जो शुरुआती स्तर होता है वो बहुत जल्दी उस चीज़ में सीखता है, किसी चीज़ को जल्दी ढालता है। तो ये इसका व्याख्या भी क्यों, अब देखिए इसमें जैसे कथन और तर्क वाले में इसका व्याख्या क्यों कर रहा है कि क्यों ये कह रहा है, महत्वपूर्ण बता रहा था, कह रहा था कि सामाजिक विज्ञान का प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। अब इसमें बता रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है, तो यानी कि इसका ये व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 नंबर की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन चलेंगे। भारत के गांव में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं कि भारत के गांव में किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मानसून का अभाव, कर्ज ऋण कर्ज चुका पाने की अक्षमता, मतलब कर्ज वो नहीं चुका पा रहे हैं, किसानों के दुख के कारण बनती है। बात सही है कि पहला क्वेश्चन तो सही, पहला ऑप्शन तो सही है, कथन सही कह रहा है कि किसानों की आत्महत्या कई रिपोर्ट हुए हैं। का क्यों होता है? उसका 2 ही कारण होता है बेचारे, चूंकि हमारे यहाँ जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। मानसून अगर सही रहा तो कृषि होगी, और अगर मानसून सही नहीं हुआ तो कृषि, अब चूंकि किसी ने बहुत पूंजी लगाकर फसल बोई, मानसून खराब हो गया, अब तो वो अब कहाँ से वो भरपाई कर पाएगा? मान के चले वो ऋण भी लिए, उसके लिए कर्ज भी लिए कि चलो इस बार खेती होगी, कर्ज लेकर उसने खेती में पूंजी लगाया, लेकिन वो खेती हो नहीं पाई, तो अब वो चुका नहीं पाता, तो इसके कारण दुखी अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी कारण से वो आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, और उसका सही व्याख्या भी आत्महत्या क्यों हो रहा है तो उसका बताया भी। तो ए और बी ए और बी दोनों सही है और व्याख्या कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन में हमें व्याख्या वाला हमें लगाना है कि अगर कई कई बार ऐसी स्थिति कि हम समझ पा रहे हैं दोनों को, कथन और तर्क को, कि हाँ दोनों सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो हमें देखना है कि जो पहले वाले में बोला गया है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है कि नहीं। अगर बता रहा है उसी के बारे में, उसका कारण बता रहा है, तो ये व्याख्या कर रहा है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन में। उन तात्कालिक उपायों को पहचानिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने, परिवार आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुरक्षित कर मतलब वो उपाय बताइए जो महिला से, जिससे सुरक्षा हो, उसे नौकरी मिले, परिवार का नौकरी मिलेगा तो भाई वो जाहिर सी बात है कि वो परिवार के आय में योगदान देगी, और नौकरी मिल जाएगा, आत्मनिर्भर बनेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या है? बालवाड़ी का प्रावधान करना। बालवाड़ी में लोग समूह बनाते हैं, कुछ उपाय करते हैं, समूह बना के कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, उसमें छोटे घरेलू स्तर पर तरह तरह समूह बना के छोटा छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। फिर है संसद में महिलाओं का सीट आरक्षण, क्योंकि संसद में जगह बहुत सीमित है, और उससे सीट आरक्षित करने से ऐसा नहीं कि सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगा, चूंकि सीमित है तो बहुत से सीट आरक्षित कर दिया। 543 में से 50, 100, 150, 200 तक कीजिएगा, इससे ज़्यादा कितना आरक्षित कर पाइएगा? तो उतने से थोड़े हो जाएगा कि सारे लोगों को मिल जाएगा। फिर व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान करना, व्यवसाय में सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ उसको अब आपको ये कैसे आप कह उसको, अगर कोई महिला है व्यवसाय कर रही है तो उसमें ये सुरक्षा दे दीजिए कि आपको नुकसान होता है, कुछ ऐसा होता है तो सरकार आपको उसमें सुरक्षा देगी, आपको व्यवसाय में सुरक्षा देगी, जैसे कुछ पैसा ही दे देगी, या ऋण लिए हैं उसको माफ़ कर देगी, या कम दरों पर ब्याज देगी, इस तरह की चीज़ें। रात की पाली में शिफ्ट में लेने ले जाने की सुविधा देगी। ये भी सही है कि कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, कोई संस्थान में नौकरी कर रही है, तो जो कि रात में जाने से महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है, तो आने जाने का सुविधा ले कह दिया कि नहीं हम आपको ले जाएंगे, लाएंगे, तो उसमें भी उसको काम करने में सुविधा होगी। तो ये ऑप्शन डी भी सही है। तो इस तरह ए, सी और डी किसमें है? ए, सी और डी, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उपगम उपगम के संबंध में, उपगम मतलब उपगम ऐसा चीज है कि जो समस्या, हम बच्चों को जो किसी समस्या को ऐसी चीज के उपागम से मतलब है कि कोई जिस जैसे बच्चे को किसी चीज को समझने में समस्या हो रही है तो उसको कैसे सुलझाएं, उससे संबंधित चीज है
उसको उपागम कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को बारे में हमें बताना है कि जैसे आप सिंपल से एक चीज़ लें कि साइकिल चलाना किसी को बच्चे को सिखाना है, तो उसको चलाने के लिए जैसे हम जब तक उसको प्रैक्टिकल साइकिल दे के बताएंगे कि ऐसे चलाओ ऐसे करो, या जैसे किसी चीज़ को प्रैक्टिकल से तरीके से बताना, जैसे कहना है कि जल है, पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, तो सिंपल बात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन करने में उसको उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर तरीके से उसको बता दिया कि ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है दोनों मिलाएं प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तो इस तरह की चीज़ में उसको समस्या जो समस्या को सुलझाने में आ रही थी दिक्कत, उससे उसको उसको सहूलियत होगी। तो समस्याओं को सुलझाने और साक्ष्य एकत्रित कर मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद मदद करता है क्या? उपागम। तो ऑप्शन क्या होगा? साक्ष्य साक्ष्य एकत्रित करके किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें उसको प्रमाण देंगे कि देखिए इससे ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर उसको मूल्यांकन करके देखिए ऐसा किए ऐसे करने से ऐसे हुआ, तो इस तरह की चीज़ को उपागम कहते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? ए और बी। अगला हो गया, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य को, कौशल कौशल क्या होता है? कौशल मतलब कोई टेक्निकल ज्ञान रखना या कोई चीज़ ऐसा, जैसे दो तरह के ज्ञान हुआ, एक तो हुआ कि जो आप जिसको कॉग्निजेंस कहते हैं, देख कर जानकर समझना सुनकर समझना, अब एक है कि हाथ के उसमें कौशल है और हाथ और दिमाग का कौशल है। जैसे कोई है कि कौशल क्या कह सकते हैं, जैसे कोई टीवी बनाना सीख रहा है, कोई रेडियो बनाना सीख रहा है, कोई कंप्यूटर बनाना सीख रहा है, कोई मोबाइल, ये सब कौशल में आ गए हैं। तो इसी तरह नक्शा बनाना सीखना, कोई और चीज़ ऐसे सीखना, तो सामाजिक, चूंकि नक्शा बनाना किस में, सामाजिक विज्ञान के भूगोल में आता है, तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना सामाजिक कौशल आधारित उद्देश्य है। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना एक उस तरह से पढ़कर ज्ञान लेकर अर्जित करने वाली बात है। अंतर और विविधता को भी, ये भी ज्ञान अर्जित करने वाले, महाद्वीपों का ज्ञान करने, ये भी ज्ञान अर्जित करने वाले। लेकिन नक्शा बनाना एक कौशल है, हर सुन के और समझ के आप नक्शा बनाना नहीं सीख जाएंगे जब तक आप हाथ से उठा के पेन पेपर उठा के प्रैक्टिस नहीं करेंगे नक्शा बनाने के लिए। तो ये कौशल है, जो कौशल ऐसा होता है जिसमें हाथ लगता है, हाथ से बनाने का हाथ की कौशल होती है। ठीक है, इस ऑप्शन आपका 2 हुआ सही। आगे क्वेश्चन है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र है। बात सही है कि सामाजिक विज्ञान क्या क्या चीज़ से बनता है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र है। इन विद्याओं के अंतःशेष, इन विधा विशेषों में अंतः संबंध है। हाँ संबंध है, इतिहास भूगोल सब दोनों, इतिहास भूगोल और राजनीतिक विज्ञान सब एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकारों के कार्य पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है? देखिए, भारतीय न्यायपालिका बिना भय और बाहरी दबाव के कानून के शासन का रक्षा करती है, बिल्कुल सही है कि जो ये बात सही है। तो कैसे करती है, जिसकी वजह क्या है, मतलब पूछ रहे क्यों सरकारों पर नियंत्रण बनाए रखती है और कानून के शासन की रक्षा कैसे करती है? अगर कोई संस्था अगर सरकार के दबाव में है, सरकार के नियंत्रण में है, तो वो सरकार पर नियंत्रण नहीं बना पाएगी। तो क्यों रखती है? तो क्योंकि वो स्वतंत्र है, क्योंकि संविधान में अलग से भारतीय न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अलग से प्रावधान है, उसके उसको स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय हैं, जज हैं, उनकी वेतन भी भारत के संचित निधि पर चार्ज होती है, वोटेड नहीं होती, यानी कि उस पर
उनको वेतन देने के लिए संसद में वोट नहीं पड़ता, वो चार्ज है, वो संचित निधि से उनका भुगतान होगा, तथा वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि अभी अब रिसेंट में ही आप देखेंगे कि एक एक कानून था जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो इस प्रकार से अगर कोई सरकार न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाई है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उस न्यायपालिका को इतना पावर है कि चूंकि वो स्वतंत्र है, वो उसको खत्म कर सकती है। तो क्यों क्यों उसके नियंत्रण में नहीं काम करती, क्यों उसके दबाव में काम नहीं करती, चूंकि वो स्वतंत्र है। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह मूल्यांकन की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, या विद्यार्थियों के फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो यह मूल्यांकन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन को शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, तो बात सही है। तो मूल्यांकन का शिक्षण और प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। मतलब मूल्यांकन इस तरह रहना चाहिए, व्यापक जो मूल्यांकन इस तरह होना चाहिए कि उसका हर तरह से विकास हो। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा वाला मारा वाला सिस्टम लगा दिए कि चलो मूल्यांकन करना है, 4 क्वेश्चन दे दिए, रट के आ जाओ, और जो रट के सही सुना दिया वो पास हो गया, जो सही लिख दिया वो पास हो गया। नहीं, उसके हम सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण में हर तरह से उसको विकास होना चाहिए। विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करने में, शैक्षिक मतलब जो पढ़ाई है, और फिर जो व्यवहारिक सह शैक्षिक मैंने व्यवहारिक हैं और भी चीज़ें हैं, कौशल से संबंधित जो हैं, उन पहलुओं का भी आकलन करता है। विद्यार्थी के अंक आधारित, जहाँ भी अंक आधारित रटने वाले चीज़ ये सब है, ऑप्शन सब गलत होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गए, तीनों ऑप्शन सही है कि सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगम शिक्षा व अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, जो व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, वो अधिगम प्रक्रिया को अभिन्न अंग बनाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन गलत है, यही पूछ रहा था कि नहीं है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्रों में कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? मतलब औद्योगिक क्षेत्र में कई कारखाने हैं जिसमें कारखानों और फैक्ट्रियों में अस्थायी, मतलब रेगुलर श्रमिक नहीं है, वो अस्थायी टेम्पोररी हैं, जब चाहे उसको निकाल दो। तो क्या कारण है? तो पहला क्या हुआ, अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, बात सही है। जब अस्थायी श्रमिक है तो जब मन किया तब उसको रखना है कि चलो आज तक काम है, कल निकल जाओ, फिर कल परसों काम आ गया फिर आ जाओ। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन और अन्य नौकरी से मत, चूंकि अब आप जब आपको अस्थायी कर्मी रखते हैं तो उसके लिए तरह तरह के और चीज़ देना पड़ता है उनको, अन्य तरह की, जैसे पेंशन से संबंधित उसको, फिर स्वास्थ्य से संबंधित अन्य तरह और कई तरह के भत्ते वगैरह देना पड़ता है, तो ये बच जाते हैं। अस्थायी कर्मियों को बिना समय पर ही भत्तों की मांग के लिए लंबे समय तक काम करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और ये सभी बचत हो जाता है, ये सब जो देना पड़ता है अस्थायी कर्मी को वो चीज़ नहीं देना पड़ता बकायदे रहे। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अस्थायी कम अधिक परिश्रमित, ये चीज़ सही नहीं है कि मतलब वो हो सकता है कि कोई अस्थायी कर्मी हो वो भी बहुत मेहनती हो, और ये भी हो सकता है कि कोई अस्थायी कर्मी कम मेहनती हो। ये ऑप्शन गलत है। ये 3 चीज़ें मेन है जिसके कारण, चूँकि उनको सुविधा अनुसार निकालता, जब फैक्ट्री में काम नहीं है तो उसको निकाल दो, जब फैक्ट्री में काम आ गया रख लो। अस्थायी कर्मी को ज़्यादा हमें तरह तरह के वेतन और भत्ते देना पड़ता है, अस्थायी को सिर्फ दिहाड़ी मजदूर की तरफ, दिहाड़ी की मजदूर की दिहाड़ी दिया पर एक दिन का जितना हुआ कहानी खत्म। और वो भत्ते के मांग भी नहीं करते, बिना भत्ता के मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। तो ए, बी और सी, कौन सी ऑप्शन है? ए, बी, सी, यानी कि पहला सही है। ठीक है, आगे चलिए। एक एक दृढ़ खाली स्थान विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता
राजतंत्र में जनता से तो कोई मतलब नहीं है, जैसा राजा चाहेगा वैसा करेगा। गुटतंत्र भी वही मतलब। लोकतंत्र, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वहाँ की जनता सजग और सतर्क होगी। सजग कहने का मतलब जागरूक हो। जब लोकतंत्र में, क्योंकि एक तौर से जनता ही शासक होती है। अब लोकतंत्र में जनता अगर जागरूक ही नहीं है तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि वो अपना प्रतिनिधि अच्छा से चुन ही नहीं पाएगा, अपना नेता चुन ही नहीं पाएगा, किसी को भी जो कि असक्षम हो या करप्ट नेता हो उसको चुन लेगा। तो एक दृढ़ लोकतंत्र मतलब अच्छे लोकतंत्र करने के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए सतर्क और सजग जनता का आवश्यक है। ऑप्शन क्या हो गया? दो ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनी रहती है, मतलब एक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्य जो है वो धर्म के में डायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जहाँ लगेगा कि कोई चीज़ ऐसा, धर्म के कोई ऐसा चीज़ है, धर्म में कोई ऐसा मान्यता है या कोई ऐसा रीति रिवाज है जिससे लगता है कि जो वहाँ हमारे वहाँ के नागरिकों को हानि है या कोई चीज़ नुकसान है, तो उस इस सिलसिले में वह नियंत्रित, धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। बात सही है। आप कोई भी धर्म मानिए, कोई भी उसमें आयोजन कीजिए, जहाँ कोई कोई भी आप पंथ को मानिए, पूजा पाठ कुछ भी कीजिए, आप उसमें जो राज्य है, राज्य कहने के मतलब सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, बशर्ते कि कोई ऐसा चीज़ ना हो जिसमें संविधान के आदर्शों का या फिर नागरिकों का नुकसान हो रहा है या संविधान के आदर्शों का अवहेलना हो रहा है। और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि कभी कभार वैसा चीज़ आता है कि अंधविश्वास ज़्यादा फैल जाता है, तो उसमें अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए और डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के संबंध में किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। बात है, खुली पुस्तक क्या है कि जिसमें किताब ले जाने की छूट रहती है कि आप किताब लेके जाइए और फिर कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार क्या होता है? कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। बात सही है। खुली नहीं, देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा में विद्यार्थियों के भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। परीक्षा की तैयारी नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा? आप अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं, आपको किताब दे दी है, आपको पता नहीं है कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कौन सा क्वेश्चन का जवाब कहाँ होगा, या कि जब तक कुछ पढ़े नहीं हैं तो आप उसको लिख नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन ये अगर जो बिना किताब के करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन आंसर को याद करके या समझ के जाना पड़ता है, यानी कुछ हद तक रट कर जाना पड़ता है। अगर खुली किताब नहीं रही, बिना किताब के जाना, तो उस चीज़ में रटते हैं विद्यार्थी। और खुली किताब है तो क्वेश्चन को जो हमारे समझ वाले रहे, उसको समझ वाले क्वेश्चन को दे दिया जाता है, उसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्यार्थी उस चीज़ को वहाँ से समझ के अपनी भाषा में लिखते हैं। तो किस संबंध, किताब से संबंध स्थापित करते हैं, उससे मतलब उसको समझते हैं। तो ये ऑप्शन सही हुआ, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन केवल ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा कथन विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण बताता है? मतलब एक प्रश्न और टिप्पणी जो कक्षा विद्यार्थियों के कक्षा से लिया गया है, उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो गरीबी और असमानता के
मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि मतलब उसके उस पर कटाक्ष कर रहा है, दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। अभी पढ़ेंगे ऑप्शन। ऐसा क्यों है कि बिला